हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी सियान एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से हमारी क्लासेस डिसकंटिन्यू हो गई थी। इसके पीछे कारण ये था कि हमारे पैर में चोट लगा हुआ था, स्प्रेन था, मोच था, जिस कारण हम आपकी क्लासेस नहीं ला पा रहे थे। इसके लिए हमें खेद है। अब हम पूर्ण तरीके से फिट हैं, तो आपको फिर से लगातार क्लासेस हम उपलब्ध कराते रहेंगे ऑनलाइन सेशन के माध्यम से। तो आज हम लोग इस ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे सीमेन के बारे में और पेनिस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो हमारा क्लास 12th के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है, जिसमें हम लोगों ने मेन आपका प्राइमरी और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में डिस्कस कर लिया था। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बाद डिस्कस करने के बाद उसी में एक टॉपिक बच गया था जिसका नाम सीमेन है। और हमने आपको बताया था कि सीमेन कैसे बनता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म कहाँ बनता है? स्पर्म का फॉर्मेशन हमने आपको बताया था कि टेस्टिस में होता है, और टेस्टिस में भी हमने सेक्शन काट के दिखाया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये बनता है स्पर्म। स्पर्म जो स्पर्म की प्रोसेस जो बनने की प्रक्रिया होती है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जो पूरी तरीके से हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है। हार्मोन्स जो स्पर्म के बनने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं उनका नाम मेन रूप से वो टेस्टोस्टेरॉन है। इसके साथ और भी हार्मोन्स है जिनके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे। तो स्पर्म बनने के बाद क्या होता है? स्पर्म बनने के बाद तमाम तरीके के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की नलिकाओं से होता हुआ वास एफरेंसिया से होता हुआ एपिडिडाइमिस में जाता है, जहां पे वो 1 महीने लगभग स्टोर रहता है, और वहां पर वो मैच्योरिटी गेन करता है, वह मैच्योर हो जाता है। फिर वो स्पर्म सिंगल डक्ट फ्रॉम ईच टेस्टिस, जिसको हम लोग वास डिफरेंस कहते हैं, वास डिफरेंस से निकल करके वो एब्डोमिनल कैविटी में जाता है। चूंकि हमारा जो टेस्टिस है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, तो वहां से निकल करके कहा जाएगा एब्डोमिनल कैविटी में, जहां पे जो स्पर्म होता है वो उसकी मुलाकात होती है सेमाइनल फ्लूइड से, क्योंकि वहां पे एक सेमाइनल वेसिकल होता है जो ग्लैंडुलर होता है, और वहां पे ग्लैंडुलर सिक्रीशन होता है जिसका नाम है सेमाइनल फ्लूइड। सेमाइनल फ्लूइड के बारे में हमने चर्चा किया था कि सेमाइनल फ्लूइड एक एल्केलाइन फ्लूइड होता है, और स्पर्म के सेमाइनल फ्लूइड से मिलने से ही सीमेन का फॉर्मेशन होता है। तो मैंने आपको बताया था कि स्पर्म जब सेमाइनल वेसिकल में पहुंच जाता है तो वहां पे असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, जिसमें 2 हमने आपको चर्चा किया था कि पहला सेमाइनल वेसिकल था और दूसरा असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो थी वो प्रोस्टेट ग्लैंड थी। दोनों के सिक्रीशन से और स्पर्म के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? सीमेन का फॉर्मेशन होता है। सीमेन लगभग हमारा 3 से 4 ml पर एग्जैकुलेशन रिलीज होता है। हर एग्जैकुलेशन में 3 से 4 ml सीमेन रिलीज होता है, जिसका पीएच 7.3 होता है। नॉर्मल स्पर्म काउंट अगर देखें तो एक हेल्दी पर्सन में नॉर्मल स्पर्म काउंट 20 से 120 मिलियन पर ml होता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 20 से 120 मिलियन, और एक बार एग्जैकुलेशन में 3 से 4 ml स्पर्म एग्जैकुलेट होता है, रिलीज होता है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि 300 से 400 मिलियन स्पर्म क्या होता है? पर एग्जैकुलेशन हो जाता है। मतलब देखेंगे तो 300 से 400 मिलियन स्पर्म पर एग्जैकुलेशन हो जाता है। तो बहुत लार्ज नंबर होता है स्पर्म का एग्जैकुलेशन के बाद नंबर ऑफ स्पर्म सीमेन में बहुत लार्ज नंबर में होते हैं, और केवल एक ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन का चांस गेट करता है, मतलब पाता है। दूसरा, अगर स्पर्म की संख्या कम हो जाए, मतलब 20 मिलियन से कम हो जाए पर ml, तो इसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, मतलब कम स्पर्म की मात्रा, जो कि स्टेराइल कंडीशन माना जा सकता है। या कभी कभी ये भी होता है कि स्पर्म नॉन मोटाइल होता है या अब्सेंस होता है। अब्सेंस ऑफ नॉन मोटाइल स्पर्म को आइदर अब्सेंस और नॉन मोटाइल कंडीशन है, तो इसको हम लोग कहते हैं एजूस्पर्मिया कहते हैं। अगर स्पर्म नॉन मोटाइल है
या एथेनोस्पर्मिया, अगर अब्सेंस है तो उसको एजियोस्पर्मिया कहते हैं, और अगर नॉन मोटाइल है तो उसको एथेनोस्पर्मिया कहते हैं। तो स्पर्म की अलग अलग कंडीशन होती है, क्योंकि स्पर्म का मोटाइल होना, हेल्दी होना जो बहुत जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए। नंबर भले इतना ज्यादा होता है लेकिन उनका मोटाइल और हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर स्पर्म में कोई जो है डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट मतलब पेरेंट के अंदर से स्पर्म के काउंट के फॉर्मेशन में इशू है, तो उसको एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म कहते हैं। तो ये तो स्पर्म वैसे भी नॉर्मल नहीं होता है, तो इसको जो है भी हम लोग क्या कहते हैं। तो ये कुछ मेडिकल टर्म्स दिए गए हैं। नॉर्मल स्पर्म के लिए ये हो जाएगा, नॉर्मल स्पर्म जो काउंट जो होता है 20 से 120 मिलियन होगा पर एमएल। ओलिगोस्पर्मिया के केस में अगर कम हो जाएगा 20 ml से, तो एजियोस्पर्मिया में क्या होता है कि या तो एब्सेंस होगा स्पर्म, आइदर एब्सेंस ऑफ स्पर्म, एथेनोस्पर्मिया नॉन मोटाइल स्पर्म हो जाएगा। टेराटोस्पर्मिया जो होता है एम्ब्रियोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, मतलब बच्चा ही जो है एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी वाला स्पर्म के साथ बांड किया हुआ है। एक कंडीशन और दिया हुआ है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली जो होता है एक हेल्दी, एक नॉर्मल जो है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो है क्या जो हमारा टेस्टिस होता है, टेस्टिस जो है ड्यूरिंग द डिलीवरी एट द टाइम ऑफ बर्थ जो होता है वो डिसेंड कर जाता है इसमें मतलब स्क्रोटम में, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो जाता है जिसको आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। और इस तरीके की कंडीशन होना क्यों जरूरी होता है, मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमेन इसलिए होता है क्योंकि वहां पे उसके लिए वो सुटेबल टेम्परेचर मिल पाता है 2.5 या 2 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर, विच इज सुटेबल फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। इफ टेस्टिस जो है विल नॉट डिसेंड इनटू द जो है मतलब आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, देन जो है चाइल्ड विल बी द स्टेराइल, मतलब वो फर्टाइल नहीं होगा, उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऐसी कब वो अगर कंडीशन होती थी तो मैंने बताया था इसको कहते हैं क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म कहते हैं। अनडिसेंडेड टेस्टिस मतलब क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म मतलब स्टेराइल चाइल्ड होगा। तो अगर उस प्रक्रिया के को जो है कैसे करेक्ट किया जा सकता है, अगर किसी चाइल्ड में अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं हुआ है, मतलब अनडिसेंडेड है, इसका मतलब उसको कहते हैं क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म जैसा कंडीशन है, तो उसको सर्जिकली जो है डिसेंड कराया जाता है, सर्जिकली जो है स्क्रोटम के अंदर नीचे डिसेंड कराया जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं आर्चियोपेक्सी कहते हैं। आर्चियोपेक्सी इज द प्रोसेस बाय विच द टेस्टिस इज डिसेंडेड, मतलब कि टेस्टिस परफॉर्म द डिसेंडेंस इनटू द स्क्रोटल सैक बाय द सर्जरी, तो इसको आर्चियोपेक्सी कहते हैं। तो ये पूरा हमारा जो है हो गया जानकारी सेमेन के बारे में। आते हैं पेनिस के बारे में। तो पेनिस का जो ये आपका स्ट्रक्चर दिखाया गया बेसिकली ग्लांस रीजन को सेक्शन दिखाया गया, ग्लांस पेनिस। पेनिस एक इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बना होता है। पेनिस का जो टिश्यू होता है वो इरेक्टाइल टिश्यू होता है, और पेनिस जो है जिससे जो है बेस ऑफ पेनिस जो लगा रहता है उस मसल्स को क्रूरा मसल्स कहते हैं। बेस ऑफ पेनिस को हम लोग क्रूरा मसल्स कहते हैं। क्रूरा मसल्स के थ्रू ये जो है कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे लिखा है ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन है, और जो मसल्स जिससे वो बेस अटैच रहता है पेनिस उसको हम लोग क्रूरा मसल्स कहते हैं। और यह इरेक्टाइल मसल्स में लॉन्गिट्यूडनल इरेक्टाइल मसल से मिलके बना होता है। पेनिस एक कोपुलेटरी ऑर्गन होता है, और जो टर्मिनल पार्ट होता है पेनिस का, टर्मिनल पार्ट होता है उसको ग्लांस पेनिस कहते हैं। ये स्वेलन पार्ट टर्मिनल जो होता है उसको ग्लांस पेनिस कहा जाता है। जो पेनिस होता है यह दोनों साइड से जो लेयर से कवर्ड होता है उसको कार्पस कैवर्नोसम कहते हैं। कार्पस कैवर्नोसम कहते हैं, दोनों साइड से कवर्ड होता है। और जो बीच में होता है उसको जो है हमारा कार्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं। जो बीच में पार्ट है देखेंगे तो उसको जैसे यहाँ पे दिया है कि कार्पस कैवर्नोसम पार्ट है, ये दोनों साइड से कवर्ड है, इधर भी, और जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं कार्पस स्पॉन्जियोसम। इसी में यूरेथ्रल ओपनिंग होता है जो कॉमन ओपनिंग होता है सीमेन और यूरिन के लिए। और इसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि कार्पस कैवर्नोसम हो गया, और सबसे कार्पस कैवर्नोसम की बाहरी लेयर को हम लोग कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। और कार्पस कैवर्नोसम में ही सप्लाई होती है ब्लड सप्लाई डीप आर्टरी ऑफ पेनिस होता है। बाद में देखेंगे इसमें सुपरफिशियल डार्सल वेन होता है, डार्सल आर्टरी भी हो जाती है, नर्व सप्लाई भी होती है।
जो इरेक्शन ऑफ पेनिस में जो नर्व हेल्प करता है उस नर्व का नाम है पेडेंडल नर्व। तो जो नर्व जो होती है, नर्व जो है जो इरेक्शन कराता है उसको कहते हैं पेडेंडल नर्व। क्योंकि हाँ, ये जो आपका इरेक्शन ऑफ पेनिस है, यहाँ पे देखेंगे टर्मिनल प्लांट पार्ट ऑफ द पेनिस को ग्लांस पेनिस कहते हैं। ग्लांस पेनिस जो होता है वह एक जो है स्किन से कवर्ड रहता है जिसको प्रीप्यूस कहते हैं या फोरस्किन कहते हैं, प्रीप्यूस या फोरस्किन कहते हैं। और इस भाग में एक ग्लैंड पाई जाती है जो है म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर रिलीज करती है जिसको स्मेग्मा कहते हैं, स्मेग्मा कहते हैं। और ग्लैंड का नाम प्रीप्यूशियल ग्लैंड कहते हैं, प्रीप्यूशियल ग्लैंड सिक्रीट्स द स्मेग्मा। कभी कभी जो है इसका सिक्रीशन जो है ब्लॉक कर जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो है पेनिस का कैंसर हो जाता है। मुस्लिम्स में क्या होता है कि जो प्रीप्यूस होता है उसको जो है रिमूव करा दिया जाता है, सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। इस प्रोसेस को सर्कमसिजन कहते हैं। इसीलिए मुस्लिम्स को जो है कैंसर ऑफ पेनिस नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी जो है सर्कमसिजन जिसको खतना कहते हैं वो मुस्लिम्स में कराया जाता है। तो यही प्रीप्यूस की जो मेम्ब्रेन होती है, जो स्किन होती है, उसको रिमूव करा देते हैं। तो इसमें जो है कैंसर के चांस नहीं होते हैं। तो ये हो गया टर्मिनल पार्ट। यहाँ पे हमने कहा कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, जो बेस ऑफ पेनिस जो अटैच रहता है जिस मसल्स को, उसको क्रूरा मसल्स कहते हैं। और ये लॉन्गिट्यूडनल इरेक्टाइल मसल से मिलकर बना होता है जो पेनिस है। अब इरेक्शन की अगर बात करें तो इरेक्शन में जो होता है इसमें देखेंगे कि यह पूरी तरीके से दो तरह का कंट्रोल होता है। एक तो वैस्कुलर कंट्रोल होता है। इरेक्शन ऑफ पेनिस जो है एक वैस्कुलर मतलब ब्लड सप्लाई आर्टरी जो है के थ्रू कंट्रोल होता है, और दूसरा जो होता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है कंट्रोल करता है। उसमें हमने आपको बताया कि एक नर्व होती है जिसका नाम है पेडेंडल नर्व। पेडेंडल नर्व जो है इसको जो है स्टिमुलेट करता है, जिससे जो है इनके अंदर जो है दिया है कि स्टिमुलेशन काजेज इंक्रीज ब्लड सप्लाई एंड डायलेशन ऑफ द जो है पेनाइल आर्टरी। तो जैसे ही जो है इसको जो है स्टिमुलेशन मिलता है नर्व से, मतलब वाया पेडेंडल नर्व, ये क्या करता है ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कर देता है। और इस दौरान जो होती है जो क्रूरा मसल्स होती है वो रिलैक्स रहती है। जब इरेक्शन होता है तो क्रूरा मसल्स जो है रिलैक्स रहती है, और यहाँ पे ऑटोनॉमिक जो है स्टिमुलेशन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में। जो उनका केमिकल होता है नाइट्रिक ऑक्साइड होता है इरेक्शन के लिए, और पेडेंडल नर्व जो है स्टिमुलेट करती है जिससे ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और डायलेशन हो जाता है किसका, पेनाइल आर्टरी का, जिससे पेनिस का हार्डनिंग हो जाता है। तो मसल्स का इसमें रोल नहीं होता है, इसमें आर्टरिक होता है। जब तक ब्लड सप्लाई का स्टिमुलेशन रहेगा तब तक वो हार्ड रहता है, और जब ब्लड सप्लाई फिर से नॉर्मल हो जाएगी तब जो है उसका हार्डनिंग खत्म हो जाता है। तो इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है इस तरह से पूरी तरीके से नर्वस सिस्टम और वैस्कुलर सप्लाई के कंट्रोल में होता है। इस तरह से पेनिस एक कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जो कि ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन की तरह काम करता है, और डिस्चार्ज ऑफ जो है स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है पार्ट में होता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में मैंने एक छोटा सा लेक्चर बनाया था, और इसमें हम लोगों ने केवल सीमेन और पेनिस का स्ट्रक्चर डिस्कस किया। आगे जो है थोड़ा सा इससे बड़े लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे, और पार्ट जो जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस वो सब जो है नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द सियान अकेडमी। दिस इज डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी।